गॉस लॉ वाली इक्वेशन में लिख के दिया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ एसेट मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस के साथ एसेट जो इस रेडियस को आप आर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट डिसाइड किया था, एलिमेंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ लिख के दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इनटू डीएस। ये हमने फॉर्मूला कंप्लीट की थी फ्लक्स के अंदर, लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, सो इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल क्यू एट द सेंटर, तो लास्ट हमने फॉर्मूला कंप्लीट की थी सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, मतलब किसी क्लोज सरफेस के साथ एसेट जो फ्लक्स है, ओके, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपन एप्सिलॉन जीरो के रेशियो बराबर होगा फ्लक्स की वैल्यू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो बराबर रहेगा। क्लियर? इस तरह से हमने लास्ट में कंप्लीट करके दिया था। ओके, और एक एग्जांपल मैंने बताई थी, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, एक सरफेस यहाँ होगी एक इधर होगी, इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर से ड्रॉ करके देंगे, यहाँ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एक सरफेस यहाँ भी कंसीडर की थी, इसके एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने लिखा था कि फाई वन इज इक्वल टू, ये फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए फॉर्मूला होती है, या ई ए कॉस थीटा ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 180, अब दोनों अपोजिट में होंगे, मतलब cos 180 इज इक्वल टू -1, और -1 मतलब माइनस ई इंटू ए। सिमिलरली फाई 2 मतलब यहाँ, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो नाउ ई ए cos 0 1 इसका मतलब ई इंटू ए। यहाँ भी किए क्रॉस सेक्शन एरिया और फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, सो फाई 3 इज इक्वल टू ई इंटू ए, एरिया वेक्टर electric field vector both are perpendicular to each other and therefore cos 90 0। इसका मतलब total flux acid with given surface phi is equal to 1 plus 2 plus 3 so minus EA plus EA plus 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। यहां तक हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, अब डिफरेंट पॉइंट्स जो दिए वो आज कंप्लीट करेंगे। डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द गॉस लॉ। ओके, टेक्स्ट में इस टाइप के पॉइंट्स लिख के दिए हैं, वो पॉइंट्स एक बार कंप्लीटली पढ़ लें। ओके, वो 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। सबसे पहले लिखा है टोटल चार्ज contained the closed surface is 0, then the net electric flux acid with the given surface also 0। ओके, उन लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। टेक्स्ट में तो लिखा है द गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज सरफेस, only closed surface, no matter what is its shape or size। गॉस लॉ जो राइट है क्लोज सरफेस के, लेकिन शेप साइज की जरूरत नहीं है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। सेकंड में लिखा, सेकंड पॉइंट, द टर्म q on the right side of गॉस लॉ 1.31, चलो 1.31 ये वाली इक्वेशन सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0, तो लिखा है द टर्म q on the right side of गॉस लॉ include the sum of all charges enclosed by the surface। इसका मतलब सरफेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक चार्ज है सबको ऐड करना है। चलो इसके अंदर सेंटर में सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रिक चार्ज q, सपोज यहाँ एक -q मैंने रख दिया, तो अब सरफेस में कितने चार्ज हुए, 2 प्लस q और -q, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा
तो दोनों का ऐड करेंगे, जब दोनों का ऐड करेंगे आंसर क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज 0। हाँ क्यू और माइनस क्यू, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फ्लक्स एसिड विद सरफेस 0, क्योंकि सिग्मा क्यू 0 है तो फ्लक्स नहीं मिलेगी। सेकेंड पॉइंट फिर से पढ़ते, टेक्स्ट में जो लिखा वो, the term q on the right side of a Gauss law equation number 1.13 include the sum of all charges enclosed by the surface. The charge may be located anywhere inside the surface, anywhere, सेंटर में, ये सेंटर से ऊपर है, इधर इधर कहीं भी, anywhere inside, कहीं भी होगा, जितने भी चार्ज सबको ऐड कर दो, सबको क्या करना है, ऐड करना है। Okay, now the third point. In this situation, when the surface is so thin that there are some charge inside and some outside the electric, देखो चलो वो मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। Suppose a closed surface, electric charge Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6 इस तरह से है। ओके, अब थर्ड पॉइंट में, in the situation when the surface is thin that there are some charge inside or some outside, some inside, some outside the surface. Okay, the electric field on the left side, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ना, वो सभी इलेक्ट्रिक चार्ज से होगी, 1 2 3 4 5 6 सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन सिग्मा क्यू जब कंसीडर करना है, सिग्मा क्यू उतने ही इलेक्ट्रिक चार्ज ऐड करेंगे जो सरफेस के अंदर है। क्लियर? इस इक्वेशन के अंदर दो चीज डिफर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी इनसाइड या आउटसाइड, जितने सभी चार्जेस सबको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन सिग्मा क्यू के अंदर ओनली इतने इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड करना है जो सरफेस के अंदर है। ओके, वो पॉइंट 3 में लिख के दिया है, पढ़ो। यस, थर्ड पॉइंट यही है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप कंसीडर करेंगे, थोड़े इनसाइड होंगे थोड़े आउटसाइड होंगे, फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, बट सिग्मा क्यू तो वही एडिशन में लेना है जो सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर मतलब यहाँ सिग्मा क्यू लिखना है मुझे, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ये सब कंसीडर नहीं करना है। तो सर ऐसा भी हो बाहर सकता के, नहीं, बाहर वाले नहीं, यही तो बता रहा हूँ। गॉस लॉ में क्या बताया, phi is equal to sigma q upon epsilon 0. What is sigma q? Total electric charge inside the surface. इनसाइड समेशन ऑफ टोटल इनसाइड। Inside the surface. Okay? लेकिन हमने पहले फ्लक्स की एक और भी फॉर्मूला कंप्लीट की थी, इंटीग्रेशन E into ds. वहाँ इंटीग्रेशन E into ds मतलब E is इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस, पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज आपको फील्ड प्रोड्यूस करके देंगे। लेकिन जब सिग्मा क्यू लिखना है तो वही चार्ज कंसीडर करना है जो सरफेस के अंदर है, मतलब यहाँ फील्ड जो है सभी चार्ज से प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब सिग्मा क्यू लिखना है तो इनसाइड सरफेस जो भी है वही लिख के देना है। क्लियर? ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, गलती नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज से मिलती है, लेकिन जब सिग्मा क्यू कंसीडर करना है तो क्लोज सरफेस में जो चार्जेस है वही लिखेंगे। एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि सपोज ये Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, Q3 नेगेटिव, Q4 नेगेटिव, Q5 पॉजिटिव, Q6 नेगेटिव, इस तरह से है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज से प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब सिग्मा क्यू लिखा है तो वही चार्जेस ऐड करने जो सरफेस के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q4, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज Q4 नेगेटिव है। पता चल गया? पॉजिटिव को पॉजिटिव कंसिडर करना है और नेगेटिव को नेगेटिव कंसिडर करना है। सिग्मा क्यू मतलब सबको ऐड करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट। सर ओके, फोर्थ फॉर में ये डिस्क्रीट चार्ज, ये क्या लिखा है, मतलब डिस्क्रीट चार्ज यानी किसमें लिखा? फोर्थ पॉइंट में। Okay, the surface that we choose for the application of the Gauss law is called the Gaussian surface. Gaussian surface तो पता चल गया, यहाँ Gauss equation use करना है, surface को हम Gaussian surface बताएंगे। You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. I take care not let Gaussian surface passing through any. Okay. कभी कभी ये जो उसने लिख के दिया है इसमें ज्यादा
चलो मैं पूरा पढ़ लूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई ऐसा पॉइंट है। As you go close to charge and the field grow without any bound. हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये वायर है, वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, और मैंने सिर्फ यहाँ आप फील्ड सॉरी सरफेस कंसीडर की, हम सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस में जो चार्ज है उसको कंसीडर करेंगे सिग्मा क्यू के अंदर, ये पूरे वायर पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरे वायर, लेकिन मैंने सरफेस यहाँ ड्रॉ की, तो इस वायर के ऊपर जितने इलेक्ट्रिक चार्ज, इस वायर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ही आप एडिशन में लेंगे। क्लियर? बाकी को नहीं। पता चल रहा है? Yes, कहीं भी हम मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 डायमेंशन सिस्टम, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 डायमेंशन सिस्टम भी हो सकता है। मैंने लीनियर सिस्टम ड्रॉ की, मतलब 1 डायमेंशन, तो पूरे वायर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने यहाँ एक सरफेस कंसीडर की, तो सिग्मा क्यू क्या लिखेंगे? सिग्मा क्यू इतना लिखेंगे जो सरफेस के अंदर है। As you go the close to the charge, okay, the field grow without any bound, okay, done। पर अब इससे ज्यादा याद मत रखो, तो लिख के ही है, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution, वो भी बराबर है। कभी कभी क्या होता है समझो कि इस सरफेस के नजदीक जो चार्ज होता है ना, उसकी फील्ड आउटसाइड भी होती है, इनसाइड भी होती है, ओके, तो एग्जैक्टली जो लोकेशन है, एग्जैक्टली जो लोकेशन है, वो लोकेशन ऐसा कंसीडर करना है कि जो सरफेस के अंदर है, सरफेस के बाहर वाले इस एडिशन में नहीं लेना है। क्लियर? सरफेस के ऊपर तक होगा तो भी चलेगा, लेकिन आउटसाइड नहीं, इनसाइड वाला ऐड करना है। इसमें मेन पॉइंट तो वही था कि जहां गॉस लॉ आप यूज करेंगे उसके लिए जो सरफेस ड्रॉ करेंगे वो गाउसियन सरफेस, ये वर्ड जब भी होगा पता चलना चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ इक्वेशन यूज करने के लिए इसको ड्रॉ किया है। फिफ्थ पॉइंट, the Gauss law is useful towards the much easier calculation। चलो सिंपल चीज बताओ कि सपोज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे? दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करते थे, बाद में उस फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते थे और बाद में फील्ड मिलती थी। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था, पहले फोर्स कैलकुलेट करो, बाद में चार्ज से डिवाइड करो, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने जो कंप्लीट किया था कूलम्ब्स लॉ से होता था। लेकिन जब गॉस इक्वेशन यूज करते कुछ नहीं करना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस की एरिया, तो जो सरफेस ड्रॉ की इसकी एरिया रख दो, मतलब ये आपको मिल जाएगा। सपोज मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, चलो स्फीयर, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल ड्रॉ किया, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फिक्स है, जो सरफेस आप ड्रॉ करेंगे उसकी एरिया यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यहाँ रख दो, फील्ड मिल जाएगी। फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इजीएस्ट कैलकुलेशन से गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेशन लेंथी होती है। पहले दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है, देन फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है, ये सभी कैलकुलेशन के बाद आपको फील्ड मिलेगी। लेकिन इजीएस्ट कैलकुलेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द गॉस इक्वेशन। ये फिफ्थ पॉइंट में उसने लिख के दिया है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, finally Gauss law is based on the inverse square depend on the distance contained in the Coulomb's law। ओके, ये भी आगे पढ़ेंगे। गॉस लॉ की जो इक्वेशन है, गॉस लॉ, या कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिखता, कहीं भी डिस्टेंस है नहीं, फिर भी चेक करो इनडायरेक्टली डिस्टेंस है। एज पर एग्जाम्पल स्फीयर, तो स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, सपोज इट स्फीयर, मैंने क्या लिखा? 4 पाई आर स्क्वायर। चलो इस स्फीयर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? क्यू। जितने भी यहाँ चार्ज है
इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी क्यू, अपन क्या लिखेंगे एप्सिलॉन 0। तो मुझे फील्ड फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी, चेक करो E is equal to field due to point charge, electric field due to point charge, फॉर्मूला क्या है E is equal to KQ by R square, बराबर। इसका मतलब ये भी कूलम्स लॉ की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाली लॉ है। इस इक्वेशन में कहीं भी हमको नहीं दिखता था, लेकिन जब हमने एरिया रखा तो एरिया ऑलवेज 2 डायमेंशन, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, लीटर में जाएगा, मतलब वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो 6 पॉइंट ए लिख के दिया है, फटाफट फिर से वो 6 पॉइंट पढ़ लो, डिफरेंट 6 पॉइंट्स होंगे, बाद में हम वो कंटिन्यू करेंगे। गॉस लॉ की डिफरेंट 4 एप्लीकेशंस है, गॉस लॉ के डिफरेंट कितनी एप्लीकेशन है 4, और वो सभी एप्लीकेशन आज एक एक दो करके कंप्लीट करेंगे। ओके गॉस लॉ के टोटल 4 एप्लीकेशंस है, सभी 6 पॉइंट पढ़ लो। कंप्लीट हो जाए तो बताओ। सर डन। ओके अब डिफरेंट 4 एप्लीकेशंस दिए इसका मतलब इस चैप्टर में ओनली 4 क्वेश्चंस बाकी, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, मतलब 15.1 15.2 15.3 नो 3 सॉरी 3 क्वेश्चंस ओनली।
3 क्वेश्चंस ओनली। और फोर्थ क्वेश्चन जो स्फीयर वाला है, सर ये स्फीयर वाला, एप्लीकेशन कितने मार्क्स में पूछी जा सकती है? अभी तक तो जो एप्लीकेशन है 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आई। कोई भी एप्लीकेशन, मोस्टली थियरी क्वेश्चंस 2 मार्क्स में ही होते हैं। न्यूमेरिकल होंगे तो 3, और नंबर ऑफ थियरी ऐसी है जो लेंदी है, न्यूमेरिकल लेंदी है, वो 4 में जाएंगे। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है। सर मोस्ट ऑफ थियरी होती है या 2 न्यूमेरिकल? मार्क्स मोस्ट ऑफ थियरी, 3 मार्क्स मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल। इसी तरह से बाइफर्केशन ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ सेकंड 2 मार्क्स में थियरी ज्यादा होती है। और 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल से और थियरी। हाँ, एमसीक्यू में एमसीक्यू तो डिफरेंट 50 मार्क्स ना। पहले दिन में ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स होता है कि वो तो समझो फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में से 30-35 से ज्यादा आपको कैलकुलेट करना है विथ कैलकुलेशन। एमसीक्यू होंगे, डायरेक्ट वाले तो 10-15 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सर सभी 4 मार्क्स में क्या होता है? 4 मार्क्स में 4 मार्क्स में 50% थियरी, 50% न्यूमेरिकल। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे आपने 11th में लिखे थे, सिमिलर मेथड 4 मार्क्स है। 5 मार्क्स में क्या लिखा था? थियरी भी थी, न्यूमेरिकल भी थे, सिमिलर मेथड। ऑप्शन में भी होता था, हम्म, ऑप्शन में भी होता था वो। हाँ तो ऑप्शन तो रहेगा ना। फर्स्ट डे मैंने आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन की थी, क्या लिखा आपने? वही पेपर पैटर्न लिख के दी थी, लेकिन वहां बाइफर्केशन है, क्योंकि 2 मार्क्स में ज्यादा थियरी होगी, 3 में ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे, और 4 मार्क्स में थियरी न्यूमेरिकल दोनों होंगे। ओके, उन लोगों ने आपको जो कैलकुलेशन कंप्लीट करके दी है, इसमें फर्स्ट इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर, सेकेंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन मतलब लेंथ ब्रेथ इनफाइनाइट, ऐसी एक प्लेन। थर्ड में एप्लीकेशन में लिख के दिया फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेट, स्फेरिकल सेट मतलब होलोस्फीयर, होलोस्फीयर। और एक और एप्लीकेशन होती है, लेकिन वो उन लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे लिखती थी। टेक्स्ट में पेज टर्न करेंगे तो पता चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1.13, ओके, वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन किसके लिए? तो सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर, उसके बाद इनफाइनाइट प्लेन मतलब लेंथ ब्रेथ इनफाइनाइट, थर्ड होलोस्फीयर, एंड फोर्थ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। क्लियर? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में बताया कि जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है। इस वायर पे सभी पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब इसकी फील्ड आउटसाइड, इसकी फील्ड क्या होगी? आउटसाइड। ओके, उन लोगों ने क्या ड्रॉ करके दिया कि सपोज मैं एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, और कहीं से भी दोनों एंड से, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में पी डैश पी डबल डैश से दिया है, पी डैश पी डबल डैश, सभी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सबके डिस्टेंस इक्वल है, आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि ओरिजिन है। तो वायर से इक्वल डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के ऊपर फील्ड की वैल्यू इक्वल मिलेगी। फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? इक्वल। कैसे? सपोज मैंने यहाँ एक एलिमेंट कंसीडर किया, सिमिलरली यहाँ एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर रिजल्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ सभी जगह पे इक्वल, मतलब पी डैश पी डबल डैश सभी पॉइंट पे मिलने वाली फील्ड क्या होगी? इक्वल। ये आपको कंप्लीट होने के लिए करके दिया, मतलब सभी पॉइंट पे फील्ड क्या होती है? इक्वल होती है। फिर से एक डायग्राम बनाया उसकी, ये पॉजिटिव चार्ज वाली वायर, ओके। अब इसकी फील्ड कैलकुलेट करनी है तो एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो गाउसियन सरफेस कैसे बने? उसमें सिलिंड्रिकल। क्यों सिलिंड्रिकल? चेक करो, यहाँ आर डिस्टेंस, इधर आर डिस्टेंस, इधर आर डिस्टेंस, सभी जगह इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो सर्कल क्रिएट होगा, और एक हाइट बनेगी। एन लेंथ तक की सिलेंडर है, कितनी लेंथ?
L लेंथ तक की सिलेंडर है। ओके, फिर से इसकी रेडियस क्या होगी r, इसकी रेडियस क्या होगी r। ओके, इस P पॉइंट के ऊपर ये वाली P पॉइंट मैंने यहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्यों आउटसाइड होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन आउटसाइड आएगा, नेगेटिव चार्ज होगी तो फील्ड लाइन क्या होगी इनसाइड होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब आउटसाइड होगी। क्लियर। सेकेंड, ये लेंथ इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पॉइंट ये P है, सपोज मैंने यहाँ Q कंसीडर किया, यहाँ R कंसीडर किया, तो ये सभी पॉइंट पे फील्ड इक्वली होगी, क्योंकि चेक करो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हम जानते ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों एंड से किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करो, फील्ड की वैल्यू आपको इक्वल मिलने वाली है। फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी इक्वल, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ वाली बात है। ओके, अब कैलकुलेशन की फॉर्मूला कौन सी, तो वही गॉस इक्वेशन, इंटीग्रेशन E into ds is equal to sigma q upon epsilon 0, E into ds upon sigma q upon epsilon 0। ओके, यहाँ चेक करो, ये स्मॉल एलिमेंट है, इसके लिए एरिया वेक्टर स्ट्रीम, मतलब ये ds और ये E both are in same direction, so now integration E into ds cos 0 that is equal to sigma q upon epsilon 0। ओके, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 के लिए वैल्यूशन क्या होगी, ये तो इनिशियल है यार, ये तो पहले समझ ली, cos 0 cos 90 10th में भी था, इसके बिना थियरी कैसे आगे जाएगी। cos 0 कितना होगा 1 cos 0 1, मतलब ये 1 हो गया, e बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है सभी जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों वैल्यू में रख रहा हूं, e ds मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो फील्ड यहां मिलेगी, इधर फील्ड मिलेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में फील्ड नहीं होगी। ओके, तो किसी भी वॉल्यूम के, सॉरी किसी भी सिलेंडर के लिए ऊपर वाली सरफेस एरिया क्या होती है, सिलेंडर में ऊपर वाली सरफेस एरिया कितनी होगी पता है, इसका 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इधर सिग्मा क्यू मतलब क्लोज सिलेंडर के अंदर या क्लोज सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, ये जितने भी थियरी है हर रोज कंप्लीट करनी पड़ेगी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तीन डेफिनेशन बताई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, तो इसकी लेंथ कितनी है L, सो L लेंथ में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तो इसका मतलब क्लोज सरफेस की टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मिल जाएगी। So sigma q is equal to lambda L, ये वैल्यू ऐड कर दो। तो पहले मैंने सरफेस एरिया रखी किसकी, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करो। इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा। ओके, सो L लेंथ के लिए कितना, L कैंसल, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite length wire is lambda upon 2 pi r epsilon 0, lambda into 2 pi r epsilon 0। okay, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon 0 into r कैरेट या n कैरेट।
इंटू क्या लिखेंगे, आर कैरेट या एन कैरेट। आर कैरेट लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन में होता है। सभी पॉजिटिव चार्ज सो फील्ड आउटसाइड। समझिए वायर को मैं सेंटर में ड्रॉ करूं, सामने से ऐसे देखेंगे सिलेंडर है, यहाँ वायर है, तो फील्ड आउटसाइड होगी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटसाइड होगी, सभी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, आर कैरेट। और एक टर्म भी है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, क्या लिखेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, यहाँ भी लिखना है तो E इज इक्वल टू, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब A k, so 2 के लैम्डा अपॉन r, 2 के लैम्डा अपॉन r, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के लैम्डा अपॉन r इंटू r कैरेट, इंटू क्या लिखेंगे, r कैरेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब समझो कि पूरी लिस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये देखो फोर्स के लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो क्या लिखा, 2 के लैम्डा बाय R, तो कहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये सभी चीज क्लियर रहनी चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले आप 1.15.1 filled due to any infinitely long straight uniform charge wire। ओके, इंफॉर्मेशन पूरी पढ़नी है, मैं आपको आज क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसके अंदर ये सभी चीज है। ओके, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उतना ही लिखना है, लेकिन अभी पूरा पढ़ लो।
कंप्लीट हो जाए तो बताना। डन सर। लेंथी नहीं है, पढ़ना ज्यादा होगा क्योंकि उन लोगों ने एक्सटेंड करके दिया है, लेकिन कैलकुलेशन पोर्शन में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्रेस ऐसा होगा कि फर्स्ट फिगर के अंदर जो पॉइंट्स दिए पी पी डैश पी डबल डैश, ओके, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। ओके, दोनों लेंथ से बताओ या दोनों एलिमेंट से बताओ, फील्ड ऑलवेज इक्वल मिलेगी। ओके, सेकेंड, जब आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो फील्ड के जो आप मतलब गाउसियन सरफेस कंसीडर वो सिलेंड्रिकल होगी। सिलेंड्रिकल इसलिए होगी कि इक्वल डिस्टेंस में फील्ड इक्वल मिलती है। इसलिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर डिसाइड किया, जब मतलब रेडियस आप कैलकुलेट करेंगे तो आर रहेगी, आर जितने रेडियस में मिलेगा। ओके, अब कैलकुलेशन के लिए हमने 3 पॉइंट पी क्यू आर लिखे, लेकिन पी क्यू आर सभी जगह फील्ड इक्वल है। ओके, सेकेंड चीज कि इस सिलेंडर की लेंथ एल होगी तो ये गाउसियन सरफेस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या है, E into ds equal to sigma q upon epsilon 0, but E and ds both are in same direction। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए यहाँ वेक्टर होगा, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो E into ds लिखेंगे। सो E into ds के लिए थीटा इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, फील्ड एट ऑल पॉइंट आर इक्वल, सो E कॉमनली बाहर लिखेंगे, सो E into इंटीग्रेशन ds sigma q upon epsilon 0। नाउ ds जहां आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है उसकी एरिया है, तो फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सॉरी आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंडर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो सिलेंडर की जो आउटसाइड सरफेस ऊपर वाली, उसके लिए आपको फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एरिया होगी 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ओके, नाउ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला यूज की, इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ यूनिट चार्ज लैम्डा, एल लेंथ के लिए कितना होगा, सो लैम्डा एल, सो बोथ साइड एल कैंसिल करो, E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon 0, by epsilon 0 वेक्टर फॉर्मेट लिखना है, so E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r कैरेट। लेकिन मैंने और एक काम किया कि इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, so 2 lambda upon 2 pi epsilon 0 r, ओके 1 upon 4 pi epsilon 0 मतलब k, so 2 k lambda by r या 2 k lambda by r into r कैरेट, इस टाइप की फॉर्मूला आपको मिलेगी। क्लियर, फर्स्ट यूज या फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड इससे भी इजी है। सेकंड में क्या, सपोज इनफाइनाइट लेंथ वाली प्लेन, इनफाइनाइट लेंथ वाली प्लेन मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इनफाइनाइट है। सपोज मैंने एक सरफेस कंसीडर की, इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली सरफेस है। ओके, इस सरफेस के ऊपर टोटल सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं,
पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसके दोनों साइड, सरफेस के दोनों, ये सरफेस है, दोनों साइड इधर और इधर, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस में फील्ड कैलकुलेट करना है। इक्वल डिस्टेंस के लिए फील्ड, अब इक्वल डिस्टेंस में फील्ड कैलकुलेट करनी है तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने एक रेक्टेंगुलर और सिमिलर इधर भी जाएगा, रेक्टेंगुलर पूरा सरफेस होगा। मतलब ये सरफेस एरिया, इधर की सरफेस एरिया भी, ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ओके, उन्हें पता कि ये जो होता है यहाँ से मिलता है, ये यहाँ क्रॉस, मतलब एरिया तो ए रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस सपोज x, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस क्या लिखा है x, इक्वल डिस्टेंस वे सरफेस। सबसे पहली बात यहाँ मुझे e इंटू ए कैलकुलेट करना है। गॉस इक्वेशन की फॉर्मूला क्या, e इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0। यहाँ e इंटू डी एस लिखना है। देखो फील्ड यहाँ आउटसाइड, एरिया वेक्टर आउटसाइड, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड आउटसाइड, एरिया वेक्टर भी आउटसाइड, मतलब E और ds both are in same direction। तो यहाँ क्या लिखेंगे, E A cos 0, तो मिलेगा E इंटू ए। यहाँ लिखेंगे E A cos 0, क्या मिलेगा E इंटू ए। अब दोनों साइड के लिए होगा, दोनों साइड के लिए, तो E A मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 2E इंटू ए। पहले मैंने यहाँ की कैलकुलेशन की, आगे इधर की कैलकुलेशन की, दोनों ऐड कर दिए 2 into a। ओके, नाउ सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0, व्हाट इज सिग्मा क्यू। तो इस क्लोज सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब तो ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। मतलब आप प्रॉपर्ली होमवर्क सबमिट करना शुरू करो, जो भी है लिख के कंप्लीट करो तो ही पता चलेगा। सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा। इस एरिया की, इसकी एरिया कितनी है ए, ये एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। फिर से इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा, ये एरिया के लिए कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तो आपको सिग्मा क्यू मिल जाएगा। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों साइड, आंसर E is equal to sigma upon epsilon 0। E is equal to sigma upon epsilon 0। और सपोज वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, E is equal to sigma upon epsilon 0 into n कैरेट। n कैरेट मतलब जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो डायरेक्शन को आप n कैरेट लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर n कैरेट। लेकिन एक चीज नोट डाउन करो, यहाँ ये इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेथ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। Electric field does not depend on length। Okay, ये does not depend on length। अब एक चीज और, कभी भी आपको ऐसी सरफेस मिले कि जहां इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेथ होगी, ये पॉसिबल है, इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेथ, ऐसी कोई सरफेस पॉसिबल है। ओके, तो ऐसी सरफेस अभी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं इसका मतलब फिक्स लेंथ होगी, फिक्स ब्रेथ होगी। लेंथ और ब्रेथ फिक्स होगी, field is inversely proportional to square of distance। field inversely proportional to square of distance। clear, फिर से बता रहा हूँ, ये infinite length है infinite breadth है, तो field does not depend on length। length मतलब यहाँ कहीं भी देखो
फील्ड की फॉर्मूला लिखते हैं तो इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। अभी मैंने वायर के लिए आगे लिखा, वायर में क्या लिखा, 2k लैम्डा बाय आर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, यहाँ कहीं भी आर नहीं आता क्योंकि इनफिनिट लेंथ ब्रेथ होगी तो फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ऑलवेज फिक्स वैल्यू आपको मिलेगी, मतलब दोनों साइड आपको फिक्स वैल्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्लियर? लेकिन सपोज इनफिनिट की जगह फाइनाइट लेंथ के लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि इनफिनिट सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए है, ओके, फाइनाइट लेंथ और ब्रेथ है तो फील्ड ऑलवेजली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? यहां तक रहेगा। तो मैंने दो आज आपको दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन की है, टेक्स्ट में 3 है, ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन बाद में देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा थोड़े बहुत क्वेश्चंस कल कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एंड बाकी सब ये लेफ्ट क्यों हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली 19 मेरे ख्याल से मैम होंगे, यस ओनली 19। वे प्रेजेंस रख देंगे, बाद में नहीं चले गए, हम रोज कंप्लीटली वर्क करना है बराबर, और होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा फटाफट, तब जाकर होगा, वरना ये वर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर कल तो एक चैप्टर की थियोरी कंप्लीट हो गई, बाद में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। सर आपको एमसीक्यू जेडबल नीट क्यूट सेट वाले स्टार्ट कर देंगे, ये तो फटाफट सीरियस लगेगी, प्रिपरेशन नहीं होगी तो क्या करेंगे? प्रॉपर इसको लिख के सबमिट करना शुरू करो। ओके, आज इसकी क्वेश्चन में सेंड करूंगा, वो भी लिखे, आगे जो बाकी है जिसकी होमवर्क वो भी कंप्लीट कर दो, क्योंकि नोट डाउन में है कि आप लोगों ने कब कितने होमवर्क सबमिट किया। आगे जो पैम्पलेट्स 2 बार मेरे ख्याल से मैंने रखे हैं, क्वेश्चन भी संडे में, सैटरडे संडे में कंप्लीट करके सबमिट कर दो। बराबर, आज इतना ही रखेंगे, लेकिन आज थियरी बहुत कम लिखनी है, लेकिन प्रॉपर इसको पढ़ना है। क्लियर? चलो इतना कंप्लीट करेंगे आज।